तो दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद केवट एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हम लोगों का रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट के समय एक एम्प्लॉय को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो का थोड़ी बड़ी हो सकती है दोस्तों, तो इसलिए बने रहिए मेरे साथ अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिटायरमेंट के समय जब भी कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है दोस्तों, तो रिटायरमेंट के समय जो उसके जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसको लेके एम्प्लॉय काफ़ी एक्साइटेड रहता है, लेकिन उसे बहुत से लोगों को पता नहीं रहता है कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो वो रिटायरमेंट के समय किसी और से जाके मिलता है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो मेरा मतलब है दोस्तों, अगर मान लो ये वीडियो आप अगर पूरी देखते हैं तो आपको रिटायरमेंट के समय कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो अंत तक बने रहिए, सारे टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो में। तो जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे इसमें। मैंने इसको 16 पार्ट्स में, इसको 16 टाइप के बेनिफिट्स या 16 टॉपिक में इसको मैंने इसको किया है। तो ये टोटल 16 पॉइंट रहेंगे। तो इन पे हम लोग चर्चा करेंगे वन बाय वन। जैसे पेंशन हो गया, ग्रेजुटी हो गया, पीएफ मिलता है, CGIS होता है, सॉरी एन लिख दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम। इसके बाद कम्यूटेशन होता है, लीव सैलरी होता है, पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासेज होते हैं, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट होता है, CTG बोलते हैं जिसको, RELHS स्कीम होती है, रिटेंशन ऑफ रेलवे क्वार्टर्स, रेगुलराइजेशन ऑफ रेलवे क्वार्टर्स, किट पास मिलता है, सेटलमेंट पास मिलता है, और जो न्यू पेंशन स्कीम होती है उसका बेनिफिट जो लोग न्यू पेंशन स्कीम है उसके लिए, और फिक्स मेडिकल अलाउंसेज मिलते हैं, और पेंशन अदालत क्या होती है, ये इन सब के बारे में हम लोग वन बाय वन चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। अब हम लोग पेंशन समझ लेते हैं। पेंशन क्या होता है दोस्तों? पेंशन एक प्रकार से एक एम्प्लॉय को जब रिटायर हो जाता है तो उसको एक फिक्स अमाउंट एज ए सैलरी के रूप में उसको मिलता है। एक प्रकार से सैलरी मिलती है, तो इसी प्रकार से पेंशन का एक फिक्स अमाउंट मिलता है, तो उसको बोला जाता है पेंशन। मतलब जब रिटायरमेंट के बाद उसे सोशल सिक्योरिटी के नाम पे जो अमाउंट दिया जाता है उसको पेंशन बोला जाता है। तो जो है पेंशन जो रहेगी दोस्तों को, जो कि 15/11/57 से नॉन पेंशनेबल रेलवे एम्प्लॉयड जो कि सर्विस में थे 15/11/57 को, और जिन्होंने कि ये इलेक्ट चूज़ कर लिया, ऑप्ट किया कि हमको पेंशन स्कीम में जाना है, तो उन लोगों के लिए ये पेंशन रहेगी। जो इस डेट को सर्विस में थे और पहले तो नॉन पेंशनेबल था, लेकिन उन्होंने चूज़ किया कि हमको पेंशन में जाना, तो उनके लिए एलिजिबल था। और ऑल पर्सन्स एंटरिंग, जो लोग 16/11/57 के बाद में जो लोग मतलब ज्वाइन किए रेलवे में, उन लोगों के लिए ये मतलब उन लोगों के लिए तो रहेगा ही ये। तो ऑल CPF एम्प्लॉय जो, उसके बाद में कुछ कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड बेनिफिशरी जो होते थे, एक 86 को शुड बी डीम्ड, उनको भी माना जाएगा पेंशन स्कीम, यदि उन्होंने स्पेशली ये ऑप्ट नहीं किया हो कि उनको CPF में रहना है। अगर उन्होंने ऑप्ट किया होगा कि CPF में रहना है तो वो CPF में रहेंगे, नहीं तो उनको भी पेंशन में इंक्लूड कर दिया जाएगा। अब समझ लेते हैं दोस्तों कि पेंशन कितने प्रकार की होती है, क्या कितनी टाइप्स ऑफ पेंशन या काइंड्स ऑफ। तो इसमें होती है सुपर एन्युएशन पेंशन, हम इसकी अलग अलग चर्चा करेंगे। रिटायरिंग पेंशन होती है, इनवैलिड पेंशन होती है, और कंपेंसेशन पेंशन होती है। इसमें साथ ही एक डिसेबिलिटी पेंशन भी होती है, तो वो भी एक रहेगा डिसेबिलिटी वाला भी, उसको भी हम लोग चर्चा कर लेंगे बाद में। तो काइंड्स ऑफ पेंशन में आप समझ लेते हैं एक एक को। सुपर एन्युएशन पेंशन किसको बोलेंगे? सुपर एन्युएशन पेंशन दोस्तों उसको बोला जाता है कि जब एम्प्लॉय की एज हो जाती है 60 ईयर, और उस एज में जब वो रिटायरमेंट लेता है तो उसको बोला जाता है सुपर एन्युएशन पेंशन।
जो भी रिटायरमेंट की एज हो, 60 हो, अगर 62 कहीं है तो उसको 62, वैसे रेलवे में 60 है तो 60 मानेंगे हम लोग। रिटायरिंग पेंशन, रिटायरिंग मतलब एक एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है, मतलब उसको कि देखा जाए तो कि मतलब उसको क्वालिफाइंग सर्विस, उसने मान लो 30 साल उसने क्वालिफाइंग सर्विस कर ली और उसकी एज जो है 55 ईयर हो गई, और उस कंडीशन में उनके वर्किंग का एक रिव्यू किया जाता है, और रिव्यू करने के बाद में ऐसे कुछ स्टाफ अगर मान लो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसको 30 ईयर की क्वालिफाइंग सर्विस होने के बाद या फिर 55 ईयर की जो भी एज अटेनिंग होने के बाद में उसको एज अ रिटायरमेंट रिटायर किया जा सकता है। तो उस कंडीशन में उसको जो पेंशन दी जाएगी उसको बोला जाएगा रिटायरिंग पेंशन। और अगर मान लो कोई एम्प्लॉई 20 साल की सर्विस उसने पूरी कर ली और वो चाहे कि मैं वीआर ले लेता हूँ, तो उस वीआर अगर लेता है तो उसको रिटायरिंग पेंशन दी जाएगी। उस पेंशन को सुपर एन्यूएशन पेंशन नहीं दिया बोला जाएगा, उसको रिटायरिंग पेंशन कहा जाएगा। वॉलेंट्री लेने के बाद में 20 ईयर सर्विस हो गई, वॉलेंट्री लिया तो उनको रिटायरिंग पेंशन बोला जाएगा। इनवैलिड पेंशन, अब इनवैलिड पेंशन किसको बोला जाएगा? एक एम्प्लॉई है जो किसी कारण से अपना ड्यूटी पूरी कर नहीं पा रहा है, उसको मेंटली या बॉडीली कुछ इंजरी आ गई है जो कि परमानेंटली कैपेसिटेट्स हो जाता है, तो इस कंडीशन में वो जॉब के लायक नहीं रह गया, तो मतलब कुल मिला के वो इनवैलिड हो गया। तो जब इनवैलिड हो जाता है तो उस कंडीशन में उसको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। और लेकिन ये रिटायरमेंट जो होता है मेडिकल ग्राउंड पे होता है, मतलब उसका मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा कि हाँ ये किसी भी अल्टरनेट जॉब भी नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन में उसको पेंशन दी जाती है, उसको बोला जाता है इनवैलिड पेंशन। कंपेंसेशन पेंशन, कंपेंसेशन पेंशन दोस्तों एक नया एक टर्म सुना होगा कंपेंसेशन। तो अगर मान लो कोई जहाँ पर एम्प्लॉई काम कर रहा है, कोई कहीं पर भी एक इस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा है, और अगर मान लो वो रिटायर, मतलब उसका जो पोस्ट थी, जो परमानेंट पोस्ट थी, वो एबॉलिश हो जाती है, ठीक है, एबॉलिश हो गई, और उसको मान लो कहीं और उसके इक्विलेंट में कोई पोस्ट उसको नहीं मिल पा रही है, नहीं दी जा पा रही है, तो उस कंडीशन में उसको क्या रहेगा कि उसको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। और जब वो रिटायरमेंट ले लेगा तो उसको बोला जाता है कंपेंसेशन रिटायरमेंट। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो कंपेंसेशन रिटायरमेंट के समय जो पेंशन मिलती है, तो वो सेम उसी के हिसाब से मिलती है, 50% ऑफ एवरेज एमिलमेंट या फिर लास्ट पे का 50% जो भी ज़्यादा, तो सेम उसी प्रकार की होती है। लेकिन इसमें एज ए कंपेंसेशन दिया जाता है कि आप आगे की सर्विस नहीं पूरी कर पा रहे हैं, तो आपको आपकी पोस्ट एबोलिश हो गई है, तो उस कंडीशन में उसको दिया जाता है, जैसा कि पिछली उस पर रिटायरमेंट के समय मिलता है, सेम वैसे ही मिलता है। अब एवरेज इमोल्यूमेंट क्या होता है? जब भी पेंशन की बात आती है तो एवरेज इमोल्यूमेंट को का एक टर्म यूज़ किया जाता है। एवरेज इमोल्यूमेंट होता है दोस्तों कि लास्ट 10 महीने की जो पेमेंट है उसका एवरेज निकाला जाता है। लास्ट 10 महीने की पेमेंट निकाली जाएगी, उसका एवरेज निकाला जाएगा, और जो एवरेज निकलेगा उसको एवरेज इमोल्यूमेंट कहते हैं। अभी 10 साल की सर्विस में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एम्प्लॉई है जो कि उस लास्ट के 10 पीरियड में कहीं मान लो एब्सेंट हो गया, या लीव विदाउट पे हो गया, या अगर ऐसी कुछ भी कंडीशन अगर होती है, तो उस जो पीरियड को कि जिसको कि हम क्वालिफाइंग सर्विस में नहीं इंक्लूड करते हैं, उस पीरियड का जितना पीरियड है उस पीरियड को अगला पीरियड, मान लो 1 महीने का बीच में उसका लीव विदाउट पे हो गया, तो उसको तो 10 महीने का नहीं लेके 11वां महीना जो था पिछला वाला, उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा, उस 1 महीने को कम कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये एवरेज इमोल्यूमेंट निकाला जाता है। और अब इसमें देखिए रनिंग स्टाफ के बारे में एक चीज़ है कि रनिंग स्टाफ जो है, लोको पायलट गार्ड जो है, उनको जो है रिटायरमेंट से 55%, और एलआई जो बन जाते हैं उन लोगों के लिए 30%, और जो डॉक्टर्स होते हैं उनको 25% का जो है एक्स्ट्रा बेसिक में इंक्लूड करके और इसका इमोल्यूमेंट निकाला जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कि लास्ट ये सर्विस का, जैसा मैंने अभी बताया था कि लास्ट 10 महीने की सर्विस के में जो भी अगर उस बीच कोई एब्सेंट हो गया, ऑर्डनरी लीव पे हो गया, सस्पेंड हो गया, तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि वो जो पीरियड है, जो सस्पेंशन का पीरियड या एब्सेंट का पीरियड, उसको काउंट नहीं किया जाएगा, और जो उसके पहले का जो अपोजिट पीरियड है उसको डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और कैलकुलेशन जो है उसके पहले वाले उसको माना जाएगा। इक्वल पीरियड जो डिसरिगार्ड किया उसी के इक्वल पीरियड उसमें अगला वाला जो पीरियड मान लिया जाएगा। और स्टेगनेंट इंक्रीमेंट शुड बी ट्रीटेड एज अ पे। अगर मान लो उसको रोका गया इंक्रीमेंट, रोक दिया इंक्रीमेंट अगर,
तो उसको भी एक पे के रूप में ट्रीट किया जाएगा। तो ये था एमोल्यूमेंट के बारे में। अब हम देख लेते हैं क्वालिफाइंग सर्विस। अब क्वालिफाइंग सर्विस में क्या होता है कि टोटल सर्विस इन ईयर एंड मंथ देख लिया जाता है कि किस दिन उसका अपॉइंटमेंट हुआ था, उससे रिटायरमेंट के समय तक कितनी उसकी सर्विस हो गई, कितने महीने हो गए, कितने डेज हो गए, वो देख लिया जाता है। और उसके बाद में इसमें एक फैक्टर होता है जिसमें क्या होता है कि अंडर एज सर्विस, अप्रेंटिस सर्विस, लीव विदाउट पे अगर होता है, और स्ट्राइक में अगर कोई एम्प्लॉय गया है तो उस पीरियड को, सब्सटीट्यूट सर्विस है उसकी तो उसको, और सस्पेंशन को, इन सबको उनमें से लेस किया जाता है। मतलब अगर मान लो ये सर्विस होती है 40 ईयर और 6 महीने का पीरियड, अगर ये इन सब में से किसी में से निकलता है तो उसको उसमें से माइनस कर दिया जाता है, उसको बोला जाता है क्वालिफाइंग सर्विस। अब नेट क्वालिफाइंग सर्विस मतलब क्या हो गया, ए टोटल सर्विस माइनस इनमें से जो भी पीरियड आता है इन सबको मिला के उसको माइनस कर दिया जाएगा। और एक चीज़ है कि दोस्तों अगर मान लो ग्रुप सी और डी का एम्प्लॉई है और 22/2/2083 रिक्वायर्ड टू अंडर को डिपार्टमेंट ट्रेनिंग, अगर मान लो वो ट्रेनिंग में गया है और उसके बाद डायरेक्ट उसके बाद में उसका अपॉइंटमेंट हो गया है, तो उस जो ट्रेनिंग पीरियड है उसको भी जो है क्वालिफाइंग सर्विस में माना जाएगा। अगर बीच में गैप नहीं होना चाहिए, उसके जस्ट फॉलोइंग में मतलब आपका अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। अब समझते हैं पेंशन का फार्मूला। पेंशन का फार्मूला क्या है, तो पेंशन का एवरेज एमोल्यूमेंट 10 अपन बाय 2, हाफ पेंशन या फिर बेसिक लास्ट पे जो उसने ड्रॉ की थी उसका लास्ट पे का 50%, जो भी ज़्यादा होगा। अगर मान लो उसका लास्ट पे किसी कारण से उसका इंक्रीमेंट मतलब उसको पनिशमेंट मिल गया या कुछ मिल गया और उसका कारण उसका लास्ट पे में से लास्ट 2 महीने में उसका कुछ चीज़ें जैसे कि कम कर दी है मतलब एज अ पनिशमेंट, तो मतलब 2 महीने उसको सैलरी कम मिलेगी। तो अगर यहाँ पर उसका बेसिक लास्ट पेमेंट का 50% बेसिक पकड़ लिया जाएगा तो वो कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में उसका एवरेज देखा जाएगा, उसका एवरेज अगर मान लो उससे ज़्यादा आता है 50% की बेसिक से, तो उसको एवरेज एमोल्यूमेंट माना जाएगा उसके लिए। अब ये देखेंगे कि दोस्तों पेंशन जो होगी वो 9000 प्लस डियरनेस रिलीफ, जो भी डीए उस समय चल रहा होगा जो उसको डियरनेस रिलीफ बोला जाता है, जो रिटायर्ड एम्प्लॉय होता है उसके लिए। तो 9000 प्लस डीआर रिलीफ ये तो होगा मिनिमम पेंशन। ये इसका अमाउंट जो है ये चेंज होते रहता है टाइम बाय टाइम। तो फॉर द टाइम बिंग ये 9000 है, बाद में अगर अपडेट होता है तो उसको देख लेना। और मिनिमम 50% ऑफ हाईएस्ट पे, और जो सॉरी मैक्सिमम जो रहेगा ये 2,50,000 का 50%, जो कि ये कैबिनेट सेक्रेटरी का मैक्सिमम बेसिक है रेलवे में, तो इसका 50% मीन्स 1,25,000 इज मैक्सिमम पेंशन। ओके, तो अगर देखा जाए तो मोटा मोटा 9000 प्लस डी आर रिलीफ, उसके बाद में 1,25,000 प्लस डी आर, ये हो जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन। द टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन फाइनली कैलकुलेटेड शुड बी राउंडेड ऑफ द नेक्स्ट हायर रुपीज़। अब देख लेते हैं 6 पे कमीशन में, द एम्प्लॉय हु रिटायर ऑन 1/1/2016 को फुल बेनिफिट ऑफ 33 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस इन केस ऑफ पेंशन हैज बीन डिस्पेंस विद। अगर ये 6 पे कमीशन में क्या किया था दोस्तों 2016 के बाद से, कि अगर मान लो ये जो 33 ईयर का जो सर्विस है उसको, क्वालिफाइंग सर्विस को, उसको फुल बेनिफिट के साथ में पेंशन दिया गया। द एम्प्लॉय विद 20 ईयर सर्विस विल गेट 50% ऑफ लास्ट बेसिक एंड 10% एमोल्यूमेंट विच इज मोर, ये उसमें भी रहेगा। अब एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन, एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन क्या बोला जाता है, तो एक चीज़ मतलब जो लोग एम्प्लॉय रिटायर होते हैं उन लोगों के लिए एक गवर्नमेंट का मतलब ये सोचना है कि जैसे ही एज एक एम्प्लॉय की एज बढ़ती जाती है तो उस समय उसका मेडिकल एक्सपेंसेस या अदर एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो उस चीज़ को मानते हुए उन्होंने एक नया एडिशनल क्वांटम जो है डिसाइड किया था। तो वो है पेंशन का जो है कुछ एक पर्टिकुलर परसेंटेज उसकी एज के बाद में बढ़ता जाता है। तो वो यही टेबल में दिया हुआ है कि अगर मान लो एम्प्लॉई 60 में रिटायर हुआ और उसकी एज 80 ईयर हो जाती है, तो 80 ईयर से 85 ईयर की एज के बीच में उसको जो है 20% एक्स्ट्रा उसको जो है पेंशन दी जाएगी। 85 की एज हो जाती है तो उसको 85 से 90 उसको 30% एक्स्ट्रा मतलब ऐड कर दिया जाएगा पेंशन में। इसी तरह 90 टू 95 40%, 90 टू 100 50%, और अब 100 अगर कोई एम्प्लॉई हो जाता है रिटायर्ड एम्प्लॉई तो उसको 100% मतलब जस्ट डबल उसकी पेंशन कर दी जाती है।
तो इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा लॉजिक है कि जैसे एज बढ़ती जाएगी मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे उसके, तो इस कारण से उसको ये बेनिफिट दिए गए हैं। काफ़ी अच्छा बेनिफिट है ये। अब देखते हैं कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस, अटेंडेंट अलाउंस। कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस, नाम से ही पता चल रहा है कि एक अटेंडेंट है जो कांस्टेंट हमेशा के लिए उसके साथ में रहता है, उसके जो अलाउंस दिया जाएगा उसको बोलेंगे कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था, और ये जो इसका जो है डिसेबिलिटी पेंशन जिनको मिलती है, मतलब डिसेबल हो गया एम्प्लाई अपनी सर्विस के दौरान, और वो भी एट्रीब्यूटेड टू सर्विस, मतलब सर्विस के कारण होना चाहिए उसने। एग्रावेटेड या एट्रीब्यूटेड टू सर्विस मतलब उस सर्विस के कारण हुआ, अगर वो सर्विस में नहीं होता तो उसको वो डिसेबलमेंट उसको नहीं होता था। तो उस कंडीशन में जो डिसेबिलिटी पेंशन, जैसा मैंने पहले बताया था डिसेबल पेंशन, तो वो डिसेबिलिटी पेंशन जो दी जाती है 100% अगर वो डिसेबल है, तो उस कंडीशन में उसको देखा जाता है कि कम से कम 3 महीने तक उसने जो है कॉन्स्टेंट अटेंडेंट मतलब उसकी रिक्वायरमेंट थी उसको, तो उस समय में ये अलाउंस दिया जाता है, ये पर मंथ दिया जाता है। द अलाउंस विल बी पेड 6,750 रुपये महीने के हिसाब से उसको पेमेंट दिया जाएगा, एक्स्ट्रा मतलब अलाउंस दिया जाएगा। लेकिन ये है कि इस पर डीए इंक्लूड नहीं रहेगा, मतलब डीए नहीं दिया जाएगा इसमें, बिना डीए के ये दिया जाता है, और डिक्लेरेशन फार्म में जो सबमिट किया गया है वो रहेगा। अब पढ़ लेते हैं और अब समझ लेते हैं कि द अलाउंस शेल नॉट बी पेड ड्यूरिंग द पेंशनर इज इंडोर इन हॉस्पिटल। अगर मान लो कोई एम्प्लाई, मतलब जो पेंशनर है, अगर वो इंडोर एडमिट होता है हॉस्पिटल में, मान लो 2 महीने या 3 महीने के लिए अगर वो इंडोर एडमिट हो गया है, तो उस पीरियड के लिए ये अमाउंट जो है उसको पेएबल नहीं होगा। अब समझ लेते हैं फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन क्या होती है दोस्तों? फैमिली पेंशन होती है कि जब रेलवे एम्प्लाई, पेंशनर या एम्प्लाई जब एक्सपायर हो जाता है, उस कंडीशन में फैमिली को जो पेंशन मिलती है उसको बोला जाता है फैमिली पेंशन। तो एक 64 के बाद में अपॉइंटेड, जो पहले अपॉइंटमेंट हुए हैं और जो बाद में अपॉइंट हुए हैं, और उन्होंने अगर मान लो फैमिली पेंशन का ऑप्शन चूज़ किया है, तो उनको जो है फैमिली पेंशन मिलेगी। उसके बाद में द फैमिली पेंशन विल बी एडमिसिबल टू विडो या विडोवर जो भी है, मतलब फीमेल अगर एक्सपायर हो गई है तो मेल को जो मिलेगी वो। और द केस विडोवर इज़ नॉट अवेलेबल, अगर मान लो विडो भी अवेलेबल नहीं है, मतलब ऐसा कहने का कि एम्प्लाई है और उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद में उसकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो उसका अनमेरिड सन है, उनके जो बच्चे रहेंगे अनमेरिड सन, उसको 25 की एज तक उसको फैमिली पेंशन मिलेगी। और अगर मान लो उसकी डॉटर है, तो उसकी डॉटर के लिए एज के नहीं मानी गई है उसकी जब तक कि वो शादी नहीं होती। इन केस ऑफ डॉटर टिल द मैरिज शी मैरिज एवर इज अर्लियर आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 25, अगर मान लो कोई उसका बच्चा है जो कि हैंडीकेप या मेंटली डिसेबल है या फिजिकली हैंडीकेप है, तो उस कंडीशन में जो 25 ईयर का जो एक जो एज लिमिट है उसको नहीं माना जाएगा, उसको टिल ही अलाइव तक उसको मिलेगा फैमिली पेंशन। अब समझ लेते हैं कि 1/1/98 को द पेरेंट एंड फादर डिक इज ऑल्सो इंटाइटल फॉर फैमिली पेंशन। एक ये जो है 1/1/98 से जो है, अगर मान लो पेरेंट्स उसके फादर मदर दोनों एक्सपायर हो गए, तो फैमिली पेंशन नो विडो, और उसके मान लो उसका कोई ना तो विडो है और ना ही उसका कोई चिल्ड्रन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो पेंशन रहेगी वो उसके पेरेंट को ये पेंशन मिलेगी, मतलब जो एम्प्लॉय था उसके पेरेंट को, लेकिन ये 9,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उनकी पेरेंट की इनकम भी देखी जाएगी। अगर उनके पेरेंट की इनकम 9,000 से ज़्यादा है तो उनको नहीं दी जाएगी, मतलब उनको एक्चुअली रिक्वायरमेंट है अगर पेंशन की तो उनको दिया जाएगा। तो इसमें ये याद रखना दोस्तों कि 9,000 का एक लिमिट है, और पेरेंट की इनकम भी उसमें देखी जाती है। इन केस ऑफ फैमिली पेंशन हैज़ बीन अलाउड इन द इक्वल पोर्शन, अगर मान लो जिस व्यक्ति को फैमिली पेंशन मिलती है और वो किसी कारण से इनएलिजिबल हो जाता है, किसी भी उसके अलग अलग कंडीशंस हैं, तो जैसे किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मर्डर अगर कोई कर देता है, तो उस कंडीशन में अगर मान लो उसको जेल हो जाती है, तो उसकी जो पेंशन मिलती है वो उसके जो दूसरा लीगल रहेगा जो मेंबर, उसको जो है
ट्रांसफ़र कर दी जाती है उसके नाम। द फिजिकली हैंडीकैप्ड और मेंटली डिसरिगार्डेड रिटार्डेड एंड डिपेंडेंट वार्ड ऑफ रेलवे एम्प्लॉई और हु इज़ हैविंग नो इनकम, उसकी कोई इनकम नहीं है, इज अलाउ फैमिली पेंशन टिल दे सर्वाइव। मतलब यही कहने का है कि अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो उसको जब तक वो ज़िंदा रहेगा तब तक उसको ये पेंशन मिलती रहेगी, लेकिन उसके लिए आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट डिविजनल लेवल के जो मेडिकल ऑफिसर रहेगा उनसे इशू कराना पड़ेगा। एज रिगार्ड विडो लीगली डाइवोर्स डाटर, जो कि ऐसी कोई लीगली डाइवोर्स डाटर है या विडो है जो कि होली डिपेंडेंट थी रेलवे सर्वेंट के ऊपर जब वो रिटायर हुआ या जब उसकी डेथ हुई, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो पेंशन रहेगी वो लीगली डाइवोर्स डाटर को भी मिलेगी। बशर्ते अगर मान लो कोई बाद में डेथ होने के बाद में अगर कोई विडो होते है तो वो सॉरी डाइवोर्स अगर होता है तो उसको नहीं मिली जाएगी, उसके उस कंडीशन में उसी समय होना चाहिए जब वो डिपेंडेंट थी ऑलरेडी उसको। अब समझ लेते हैं फैमिली पेंशन इन केस ऑफ मिसिंग पर्सन। अब ये तो हो गई डेथ पर्सन के बारे में। अब मान लो कोई एम्प्लॉई है जो मिसिंग हो जाता है, मतलब अचानक सर्विस कहीं से गायब हो जाता है और उसका वेयर अबाउट, नो वन नोज द वेयर अबाउट ऑफ हिम, किसी को नहीं पता उसके बारे में कि वो कहाँ है, तो उस कंडीशन में ये माना जाता है कि यार फैमिली बहुत तकलीफ़ में आ जाएगी और उसको ये मानते हुए फैमिली पेंशन मतलब उस व्यक्ति को ऐसा समझ लेते हैं कि हो सकता है उसकी डेथ हो गई हो, तो ये जो पीरियड है 7 ईयर्स का मान लिया गया। अगर 7 साल तक वो नहीं मिलता है तो उसको एज ए डेथ मान लिया जाएगा मिसिंग पर्सन को 7 साल के बाद। अब इस कंडीशन में दोस्तों मिसिंग तो एम्प्लॉई उस टाइम से हो गया, लेकिन उसको 7 साल के बाद अगर उसको डेथ मानी जाएगी तो उस पीरियड में फैमिली को जो क्या करेगी, फैमिली को क्या मिलेगा, तो उसके लिए भी अलग प्रोविज़न है। अब दूसरा इसमें समझ लेते हैं, अगर मान लो कोई एम्प्लॉई है जिसकी टेररिस्ट इंसर्जेंसी में किडनैप कर लिया गया, अगर किडनैप कर लिया गया है, उसका पता तो है कि किडनैप हुआ है लेकिन मालूम नहीं कि कहाँ है, तो उस कंडीशन में जो FIR की जाएगी उसके 6 महीने के बाद, फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, 6 महीने के बाद में ये जो उसका जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी और जो उसके कंट्रीब्यूशन वगैरह जो PF कराएगा वो उसको डिस्कस कर दिया जाए 6 महीने के बाद में, क्योंकि यहाँ पता है कि उसको किडनैप किया गया है, हो सकता है उसको मार दिया गया होगा या जो भी, तो उस कंडीशन में पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी ये जो पेएबल अमाउंट है वो दे दिया जाता है। ऑन रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑफ FIR लॉज विद द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन शुड लेट अमाउंट एट द बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड, तो वो जो बैलेंस जो प्रोविडेंट बन रहेगा वो मिसिंग पर्सन के अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। एंड पेमेंट ऑफ लीव इनकेशमेंट, जो लीव इनकेशमेंट है वो दे दिया जाएगा, हिज सैलरी अगर कोई ड्यू है तो वो दे दी जाएगी। और अगर मान लो कोई SRPF मतलब न्यू पेंशन स्कीम वाला एम्प्लॉई है तो उसका जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन उसको रोक लिया जाएगा, लेकिन जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन है वो उसको पेड कर दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों मिसिंग एम्प्लॉई के लिए ये कंडीशन थी। आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द FIR लॉन्च के लिए उसका 1 साल हो गया है, तो उसको जो है डेथ ग्रेजुटी, फैमिली पेंशन, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड अगर कोई है तो उसे जो है दे दिया जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ डेथ ग्रेजुटी इज मेंशन दैट द कैलकुलेटेड केस ऑफ डेथ, जैसे डेथ में उसकी कैलकुलेट होती थी डेथ ग्रेजुटी वो कैलकुलेट कर दी जाएगी। लेकिन जो पेमेंट जो किया जाएगा एज्यूमिंग द मिसिंग पर्सन रिटायर्ड, ऐसा सब माना जाएगा कि जो मिसिंग पर्सन है वो रिटायर हो गया है, उसको ये कंडीशन में उसको मतलब एक प्रकार से रिटायरमेंट ग्रेजुटी दी जाएगी, क्योंकि अभी उसकी डेथ का कंफर्मेशन होता नहीं है ना कि डेथ हुई कि नहीं। अब ऐसा ही पीरियड चलता रहा, मान लो कंटिन्यू पीरियड, और डेथ ग्रेजुटी और रिटायर मान लो 7 साल तक नहीं मिलता है, तो जब 7 साल का पीरियड हो जाएगा तो उसको डेथ ग्रेजुटी और रिटायरमेंट ग्रेजुटी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो उसको 7 साल के बाद उसको दे दिया जाएगा। लेकिन ये 7 साल का रिलैक्सेशन इसको 1 साल के लिए कम किया जा सकता है बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे बोर्ड। ठीक है दोस्तों, तो द पेमेंट ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम विल हाउएवर बी मेड आफ्टर, जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है वो 7 साल के बाद मानी जाएगी, चाहे उसका रिटायरमेंट पहले हो जाए, बिफोर मेकिंग ऑल पेमेंट इन केस मिसिंग एम्प्लॉई। अब जो भी पेमेंट मिसिंग एम्प्लॉई के लिए किया जाएगा उसके बीच में एक कंडीशन रहेगी कि जो फैमिली या जो उसके मतलब जो डिपेंडेंट है, जो भी उसके लीगल हायर है, उनको एक इंडेमनिटी बॉन्ड होता है, मतलब दोस्तों क्षतिपूर्ति
का एक बॉन्ड होता है, वो भर के देना होता है कि भाई अगर मान लो एम्प्लॉय आ जाता है तो उस कंडीशन में हम लोगों ने जो भी अमाउंट रेलवे से लिया है उसको जो है वो वापस करेंगे, इसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति बॉन्ड। तो ये उसको भर के देना होता है। अगर नहीं आया तब तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, अगर आता है तो उसको ये इंडेमनिटी बॉन्ड भर के देना पड़ता है। नो पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, जो डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस होता है वो जो उसका पेमेंट उसको नहीं किया जाता है मिसिंग एम्प्लॉय के लिए, ये चीज़ याद रखना। ये जो अमाउंट है नो पेमेंट ऑफ DLI, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, DLIS, जो उसको नहीं दिया जाता है, ये चीज़ याद रखना। ऑब्जेक्टिव में कभी पूछा जाता है। रेट ऑफ द फैमिली पेंशन एडमिसिबल। अब फैमिली पेंशन का रेट क्या होगा? तो जो फैमिली पेंशन दी जाती है दोस्तों वो दी जाती है 30% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन, जो 30% पेमेंट ड्रॉप की थी वो दिया जाएगा। और अगर मान लो इसको भी, इसमें भी मिनिमम वही सेम है कि 9000 प्लस DR, जो भी कम रहेगा मतलब जो भी ज़्यादा रहे वो चीज़ उसको दी जाएगी 30% या तो लास्ट पे या फिर ये। और ये इसका इसमें मैक्सिमम जो है 75,000 है, जो मैक्सिमम उसमें नॉर्मल पेंशन में कितना था 1,25,000, इसमें 75,000 है, ये चीज़ याद रखिए। लेकिन जो मिनिमम है वो 9000 प्लस DR है, और उसमें 50% था, इसमें 30%। ये डिफरेंस है फैमिली पेंशन और नॉर्मल पेंशन। अब समझ लेते हैं इनहेंस फैमिली पेंशन। अब ये और कौन क्या हो जाता है इनहेंस फैमिली पेंशन? तो इनहेंस का मतलब मीनिंग ये होता है कि बढ़ी हुई फैमिली पेंशन। तो इनहेंस फैमिली पेंशन किसको दी जाएगी दोस्तों? जो कोई किसी को, अगर मान लो एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, एक्सपायर हो जाता है, तो उसकी डेथ के बाद से 10 मतलब डेथ के समय से नेक्स्ट 10 ईयर के लिए जो उसको इनहेंस फैमिली पेंशन दी जाती है। और इनहेंस फैमिली पेंशन जो दिया जाएगी वो 10 साल के लिए दिया जाएगा, या फिर जो डिकीज्ड है उसकी एज 70 ईयर नहीं हो जाती तब तक, जो भी पहले हो जाएगा 10 साल पहले हो जाए या उसकी एज 70 पहले हो जाए तब तक ये दी जाती है। अब इन केस ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय, अगर मान लो कोई एम्प्लॉय ऑलरेडी रिटायर्ड हो गया था और अगर मान लो वो उसकी डेथ हो जाती है, मतलब एज अ पेंशनर अगर है वो और उसकी डेथ होती है, तो उस कंडीशन में ये जो पीरियड है वो 7 साल का माना गया है। मान लो वो 62 की एज में अगर रिटायर हुआ है तो उसको जो इनहेंस पेंशन जो मिलेगी वो मिलेगी जब तक कि वो 67 का नहीं हो जाता था, मतलब 62 से अगले 5 साल के लिए मिलेगी। और अगर वो 61 में होता है तो 6 साल के लिए मिलेगी। मतलब ये जो पीरियड है 67 की, उसकी एज को ऐसा मान लिया जाएगा कि जब उसकी एज 67 ईयर हो जाएगी तब तक ही मिली जाएगी। तो इन शॉर्ट में अगर देखा जाए तो अगर मान लो 67 की एज तक ही मिलेगी, ये 7 साल नहीं बोल के अगर 67 बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि जो भी पहले होगा वो उस चीज़ को कंसिडर किया जाएगा। अब देख लेते हैं एनहेंस रेट ऑफ फैमिली डेसिबल डबल रेट। एनहेंस जो है रहेगा वो जो फैमिली नॉर्मल फैमिली पेंशन जो मिलती है उसका डबल रेट होता है एनहेंस का, ठीक है। और ये जो है ये एक्सीड नहीं होना चाहिए 50% ऑफ लास्ट पे से जो मिल रही थी उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये रहेगा नॉर्मल का डबल या फिर 50% ऑफ लास्ट पे जो उसको नॉर्मल पेंशन मिल रही थी उससे ज़्यादा। अब समझ लेते हैं ग्रेजुटी क्या होता है। तो ग्रेजुटी दोस्तों एक प्रकार का एक मदद हो, एक वो होता है कि जैसे कि एम्प्लॉयर की तरफ से एक एम्प्लॉय ने जो अपनी ड्यूरिंग सर्विस में जो उसने काम किया है उसके प्रति उसको एक बोनस देना या उसको कुछ एडिशनल देना, उसको बोला जाता है ग्रेजुटी। तो उसके लिए क्या एक रूल बनाया गया है कि जब अगर मान लो 5 ईयर कंप्लीट कर लिया आपने क्वालिफाइंग सर्विस, अगर 5 ईयर हो जाती तो आप ग्रेजुटी लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब ग्रेजुटी लेंगे तो जो 5 ईयर की सर्विस करी और जिन्होंने 20 साल या 25 साल की करी तो उनके में एक अलग अलग कैलकुलेशन का दिया हुआ है। तो ये इसको कैलकुलेशन करने के लिए 1/4 ऑफ इमोल्यूमेंट, मतलब 1 महीने का 1/4 सैलरी, ठीक है, वो दिया जाएगा फॉर ईच कंप्लीटिंग 6 मंथ ऑफ मंथली क्वालिफाइंग सर्विस। मतलब 6 महीने अगर होते हैं पूरे तो उसको एक पीरियड मान लिया जाएगा और उस पर 1/4 ऑफ इमोल्यूमेंट जो बेसिक प्राइस दिए उसका 1/4 जो है दिया जाएगा उस पीरियड के लिए। इस तरह लफ्ज़ की सर्विस बढ़ती जाएगी हर 6 महीने में 1 2 3 4 इस तरह से जो है मान 33 इसको, लेकिन ये जो अमाउंट रहेगा उसको 33 से ज़्यादा काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब समझ रहे हैं ना, 33 की एज में 33 की जो क्वालिफाइंग सर्विस 33 एज माना जाएगा और 33 एज को अगर 6 महीने में डिवाइड करेंगे
तो 16.5 पीरियड जो आएगा इसका, तो ये आ जाएगा उसका कंप्लीटिंग 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। अब ग्रेजुटी कोई इमोल्यूमेंट इंटू क्वालिफाइंग सर्विस अपॉन 2। इमोल्यूमेंट का मतलब होता है लास्ट पे ड्रॉन प्लस डीए। ये 6.5 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। मैक्सिमम अमाउंट इसमें भी एक सीलिंग लगा दी गई है, अगर मान लो आपका बेसिक कुछ भी हो, आपको 20 लाख से ज़्यादा ये अमाउंट नहीं मिलेगा। सीलिंग अपर लिमिट लगा दी, अपर सीलिंग। बेनिफिट ऑफ 50% रनिंग स्टाफ, 30% लोको स्पेक्ट, 25% डॉक्टर को दिया ही जाएगा। ये इसमें भी कैलकुलेशन में ग्रेजुटी में भी इसका बेनिफिट मिलेगा रनिंग स्टाफ को। अब आती है डेथ ग्रेजुटी। एक तो होती है नॉर्मल ग्रेजुटी, रिटायरमेंट ग्रेजुटी होती है, और एक होती है डेथ ग्रेजुटी। तो रिटायरमेंट ग्रेजुटी का जस्ट डबल हो जाता है डेथ ग्रेजुटी। लेस देन अगर 1 ईयर आपकी सर्विस है तो आपको ये डेथ ग्रेजुटी कितनी मिलेगी, 2 टाइम्स ऑफ इमोल्यूमेंट। मतलब जो आपका बेसिक था उसका जस्ट डबल जो मिल जाएगा वो रिटायरमेंट डेथ ग्रेजुटी में मिल जाएगा। 1 ईयर और मोर देन बट लेस देन 5 ईयर। अगर मान लो 1 साल से ज़्यादा सर्विस है और 5 साल से कम है, मतलब 1 से 5 पीरियड के लिए, तो इसको कर दिया जाता है 6 टाइम्स ऑफ इमोल्यूमेंट। 5 साल से 11 साल की सर्विस है तो उसको 12 टाइम इमोल्यूमेंट कर दिया जाता है। 11 ईयर टू 20 ईयर अगर है तो 20 टाइम्स कर दिया जाएगा। और 20 ईयर एंड अबो है तो हाफ ऑफ द इमोल्यूमेंट, जो मैंने फार्मूला बताया था, बेसिक इंटू मतलब इमोल्यूमेंट इंटू क्वालिफाइंग सर्विस अपॉन 2, जो मंथली पीरियड आएगा वो। तो इस तरह से जो है ये डेथ ग्रेजुटी निकाली जाती है, और सेम उसी हिसाब से उसका रिटायरमेंट ग्रेजुटी भी निकाल दी जाती है। ये देखिए मैक्सिमम 33 टाइम्स ऑफ इमोल्यूमेंट पकड़ा जाएगा। 16.5 मतलब 33 ईयर का 16.5 पीरियड हो जाएंगे उसके। अब मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख रहेगा इसमें भी, और इमोल्यूमेंट अराउंड 35-50% ये पकड़ा जाएगा। अब लीव सैलरी समझ लेते हैं दोस्तों। लीव सैलरी क्या है? लीव इनकेसमेंट जो होता है उसको बोला जाता है लीव सैलरी। अगर मान लो एम्प्लॉई की जब रिटायर हो रहा है उसकी 30 अगर मैक्सिमम लीव है तो उसको 30 लीव का उस समय के हिसाब से इमोल्यूमेंट के हिसाब से उसको पेमेंट कर दिया जाता है। अब इसमें जो है अगर मान लो उसकी एल जो है 300 से कम है, अगर 300 से कम हो जाती है तो उस कंडीशन में LHAP को भी उसमें इंक्लूड कर लिया जाता है पूरा काउंट करने के लिए 300। मान लो 260 LAP है तो 40 जो है राउंड करने के लिए उसको 40 LAP उसमें ऐड कर लिया जाएगा। लेकिन जो LHAP जो है, LHAP का जो हाफ अमाउंट मिलता है तो उसको हाफ ही मतलब अमाउंट मिलेगा। तो ये है उसको लीव इनकेसमेंट करने का। जो भी लास्ट बेसिक था उसके हिसाब से उसका एमेंडमेंट निकाल के और 300 डेज का उसको लीव इनकेसमेंट दिया जाता है। केस इवेलमेंट LAP इक्वल टू लीव सैलरी। ये देखिए लीव ऑफ एवरेज पे प्लस DA, ये हो जाता है उस कैलकुलेशन के लिए। ये 300 में अगर मान लो 40 LAP ऐड किए तो उसमें 40 का आधा मतलब 20 डेज का ही उसको सैलरी मिली। अब समझ लेते हैं प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में क्या हो जाएगा, क्या कितना अमाउंट मिलेगा? तो प्रोविडेंट फंड में केस ऑफ पेंशन ऑफ टी शेल बी कंट्रीब्यूटेड PF, और उसमें जो जितना PF जमा हुआ और जितना इंटरेस्ट है, तो ये अमाउंट तो वेरी करता है, आपने पहले पेमेंट PF निकलवाया है या नहीं लिखवाया है और कितना इंटरेस्ट है, ये अमाउंट ऑलरेडी कैलकुलेटेड रहता है, जो वही मिलता है। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम 1980 का ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, तो इसमें सोशल सिक्योरिटी के लिए इंट्रोड्यूस हुई थी रेलवे में। और इसमें दोस्तों आपको पता होगा कि 30, 60 और 120 ये एक अमाउंट इसमें से डिडक्ट होता है अपनी सैलरी में से। 30, 60 और 120, तो जो जिन लोगों का 30 रुपया पर मंथ डिडक्ट होता है उनको 30,000 मिलता है, जिनको 60 होता है उनको 60,000 मिलता है, और जिनका 120 रुपया पर मंथ डिडक्ट होता है उनको 1,20,000 रुपये मिलता है। मंथली सब्सक्रिप्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। जो मंथली जो 30 रुपया होगा उसका डिवाइड होगा 2 पार्ट में, तो इंश्योरेंस फंड में जाएगा और एक सेविंग फंड में जाएगा, जो कि रेशियो रहेगा 30 और 70 का। 30 इंश्योरेंस में और 70 सेविंग में। इन केस ऑन एम्प्लॉय डेड
ऑन द डेट ऑफ सुपर एन्यूएशन द बेनिफिट अंडर ग्रुप इंश्योरेंस इन 1980 वुड बी एप्लीकेबल। ठीक है, वो उसको एप्लीकेबल रहेगा। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। अब कम्यूटेशन ऑफ पेंशन क्या बोल रहे हैं, देखा ज़्यादातर आप लोगों ने सुना होगा। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन मतलब एक वो जो पेंशन बेचना बोलते हैं ना जिसको, वो 40%, वो ये कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। तो रेलवे सर्वेंट इंटाइटल टू कम्यूटेट लमसम पेएबल ऑफ 40% ऑफ हिज पेंशन, 40% उसका अमाउंट को लमसम जो है वो कम्यूट कर सकता है। तो कम्यूटेशन पेंशन विधि ने, अभी इसमें कुछ कंडीशन होती है दोस्तों कि कितना अमाउंट मिलेगा। तो अगर मान लो सुपर एन्यूएशन या रिटायरमेंट की एज पर ही अगर वो 40% का ये कम्यूटेशन ले लेता है तो उस कंडीशन में तो उसको वही एज पकड़ी जाएगी। लेकिन अगर मान लो उसके बाद में रिटायर की एज के बाद में अगर वो ये कम्यूटेशन लेता है तो उसकी नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ पकड़ी जाएगी। और जब नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ पकड़ी जाएगी और विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू मेडिकल एग्जामिनेशन। ओके, मतलब ये कि अगर मान लो 60 ईयर तक अगर वो रिटायरमेंट के पहले तक अगर वो ये ऑप्शन चूज़ कर लेता है, कम्यूटेशन ले लेता है, तो उसको मेडिकल एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन अगर 60 के बाद में अगर मान लो नेक्स्ट बर्थडे पे अगर वो ये ऑप्शन लेता है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, उसके बाद में जो है कम्यूटेशन वैल्यू निकाली जाएगी। एम्प्लॉय विल बी एलिजिबल टू लमसम पेमेंट ऑफ कम्यूटेशन। इसका लिए एक टेबल दिया हुआ है 6 पे कमीशन में, एक टेबल बनाया है कि किस एज में वो अगर मान लो कम्यूटेशन लेता है तो उसको कितना फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, उसका बाकायदा एक टेबल दिया हुआ है। उस टेबल के अनुसार मल्टीप्लाई किया जाता है। तो वो रहेगा कि कम्यूटेशन टेबल ईच बर्थ ऑफ द एज ऑफ, और ये जो जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है उसके हिसाब से ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो कम होते जाता है। तो इसको इस पर कैलकुलेशन करने के लिए पेंशन ऑफ ₹1 पर एनम हैज़ बीन ऑल्सो बीन रिवाइज। ये जो ₹1 पर एनम माना गया उसको रिवाइज कर दिया गया एज के साथ साथ। तो अब अपन एक समझ लेते हैं कि अगर मान लो रिटायरिंग सुपर एन्यूएशन 60 साल की एज में अगर रिटायर होता है और सुपर एन्यूएशन हुआ उसका, लेकिन उसने वो ऑप्शन चूज़ नहीं किया और उसने 61 की एज में अगर किया तो उसको, बट द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट ईयर ऑफ रिटायरमेंट इज कैलकुलेटेड। 61 ईयर उसका रिटायरमेंट का मतलब वो फैक्टर उसमें अलाउ किया जाएगा और वो 8.194 आएगा इंटू 12, ये आ जाएगा उसका कम्यूटेशन एक महीने का, सॉरी 1 साल का। इस हिसाब से उसका जो है कम्यूटेशन कैलकुलेशन किया जाएगा ₹1 का ये पर एनम के हिसाब से। इसका एक अलग से भी एक फार्मूला है, मैंने एक वीडियो में इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 61 ईयर हो जाता है तो ये हो जाता है, अगर 62 रखेंगे तो ये और चेंज हो जाएगा। इस टाइप से सुपर एन्यूएशन पे ये इसका वैल्यू कम होती जाती है। मैक्सिमम 40% ऑफ पेंशन कैन बी कमिटेड ओनली वंस इन इंटायर लाइफ। सिर्फ एक बार ही आप इंटायर लाइफ में उसको कमिट कर सकते हो। और जो डीए दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना कि जो डीए जो दिया जाता है मतलब अगर आपने पेंशन कमिट कर ली है तो जो डीए दिया जाएगा वो पूरी पेंशन पे दिया जाएगा। ठीक है, मान लो ₹100 पेंशन था, आपने 40% कमिट कर लिया है तो उसके बाद में जो डीए मिलेगा वो ₹100 पर ही मिलेगा। वो ये नहीं कि 60% जो बचा है उसी पे मिलेगा, ऐसा नहीं, ये डीए पूरी पर मिला जाता है इंक्लूडिंग कमिटेड वैल्यू पे। अब कम्यूटेशन विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन। अब मैंने जैसे पहले बताया कि आपको विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन अगर कम्यूटेशन चाहिए तो रिटायरमेंट के सुपर एन्यूएशन के समय ही आपको ऑप्शन देना पड़ेगा। तो सुपर एन्यूएशन के समय अगर आपने ऑप्शन दे दिया तो आपको विदाउट मेडिकल हो जाएगा। रिटायरिंग पेंशन के समय दे दिया तो विदाउट मेडिकल हो जाएगा। और कंपनसेशन पेंशन के दौरान दे दिया तो विदाउट मेडिकल। और पेंशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अगर मान लो उधर जाता है तो उस समय तो वो जॉब में है ही, तो उस समय कम्यूटेशन का उस समय ये मेडिकल एग्ज़ाम नहीं होगा। और पेंशन ग्रांटेड फाइनलाइज ऑफ डिपार्टमेंट एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग इशूइंग अ फाइनल ऑर्डर देयर ऑन। अगर मान लो कोई एम्प्लॉय के ऊपर कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, तो जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आता है तब तक पेंशन फाइनल होने के बाद में उस समय कैलकुलेट किया जाएगा। तो द एम्प्लॉय हैज़ टू अपीयर द मेडिकल एग्जाम कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर आफ्टर रिटायरमेंट। उसको 1 साल में रिटायर के 1 साल में अपीयर होना पड़ेगा। और ये जो 1 साल पकड़ा जाएगा वो फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट से पकड़ा जाएगा 1 से 3 साल में। 1, 2 और 3 के जो लाल में मैंने दिखाए हैं उनके लिए उसको
रिटायरमेंट से पकड़ा जाएगा और डेट ऑफ इशूइंग फाइनल ऑर्डर, और इसमें उसका फाइनल ऑर्डर कब आएगा मालूम नहीं रहेगा। तो उस कंडीशन में जब 5 नंबर के लिए मतलब इसके लिए जो फाइनल ऑर्डर जब आएगा उसके बाद से उसको 1 साल पकड़ा जाएगा। ये होता है दोस्तों कम्यूटेशन के बारे में। अब ये तो हो गया विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, ये अपने मेडिकल एग्जामिनेशन की इन पीरियड में मिल जाएगा। और मेडिकल अगर सुपर एनुएशन के बाद में लाते हैं तो उसको 1 साल के भीतर उसको मेडिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा। कम्यूटेशन आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर इनवैलिड पेंशन होती है तो उसको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कंपलसरी रिटायरमेंट या मेजर ऑफ पेनल्टी अगर होता है तो उसको मेडिकल एग्जामिनेशन एंड कंपेशनेट अलाउंस के समय में। इन केस ऑफ कम्यूटेशन विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन इफ एप्लीकेबल नॉट रिसीव हेड ऑफ द ऑफिस विद इन 1 ईयर, अगर 1 साल के भीतर उन्होंने कोई एप्लीकेशन रिसीव नहीं किया जाता है तो उसका कम्यूटेशन विदाउट उसके दिया जाएगा, विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। इफ फ्रैक्शन ऑफ रुपीज़ एग्जिस्ट फाइनली कैलकुलेटेड शुड बी राउंडेड अप नेक्स्ट हायर रुपीज़ में, जो भी आएगा फ्रैक्शन ऑफ रुपीज़ रहेगा तो उसको राउंडेड अप में कर दिया जाएगा नेक्स्ट में। और ये कम्यूटेशन पोर्शन के दोस्तों एक चीज़ और ये कि जब कम्यूटेशन पेंशन होता है ये 15 साल के बाद में वापस रीस्टोर कर दिया जाता है पेंशन में। मतलब 60 में कमिट कराया, 65 75 की एज में ये जो अमाउंट जो 40% जो उसने कमिट किया था वो वापस रीस्टोर कर दिया जाता है। एक्स ग्रेशिया पेंशन पकड़ लेते हैं, क्या होता है एक्स ग्रेशिया पेंशन। ये पहले 2006 से रिवाइज कर दिया गया है इसको। तो SRPF ऑप्टी हुज ड्राइंग पे 500 पर मंथ एंड रिटायर ऑन 20 ईयर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस 1/4/57 को आर एलिजिबल टू एक्स ग्रेशिया। अगर इससे पहले अगर वो रिटायर हुए तो उनको एक्स ग्रेशिया पेंशन दिया जाता है, जिसका कि पे स्केल रिवाइज कर दिया गया 1/1/2006 से। और वो पकड़ लेते हैं कि ग्रुप ए का है तो उसको 3000, ग्रुप बी का है तो उसको 1000, ग्रुप सी का है तो 750, ग्रुप डी का है तो 650। मुझे नहीं लगता कि इस एज का कोई रिटायर्ड एम्प्लॉई आपकी अभी के समय में होगा, लेकिन ये अमाउंट दिया गया है। अब एक्स ग्रेशिया पेमेंट क्या होता है। द विडो एंड एलिजिबल फैमिली मेंबर ऑफ SRPF ऑप्टी एलिजिबल दिस एक्स ग्रेशिया पेमेंट ऑफ 600 पर मंथ प्लस DR एंड फर्दर द एक्स ग्रेशिया पेमेंट हैज़ बीन रिवाइज, उसको 605 प्लस DR कर दिया गया 1/11/97 से। फॉर एक्स ग्रेशिया पेमेंट विडो फैमिली मेंबर शुड हैव अप्लाई द प्रिस्क्राइब फॉर्म में उसको डेथ सर्टिफिकेट के साथ में उसको फॉर्म भर के देना पड़ेगा। एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट थे एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जो डिक्रीज एम्प्लॉई है उसका एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो प्रूफ रहेगा वो चीज़ उससे देनी पड़ेगी। द फैमिली ऑफ एम्प्लॉय हु रिजाइन और दोज हु हैव बीन रिमूव्ड एंड डिसमिस्ड आर नॉट इंटाइटल्ड टू गेट दिस पेमेंट, उनको नहीं दिया जाएगा। द PF ऑप्टी हु अलाइव एम्प्लॉय दोज हु रिटायर्ड 1/4/57 से लेके 31/12/85 विथ 25 ईयर और मोर कंटिन्यूस सर्विस ऑल्सो दे हैव नॉट रिमूव, उसको रिमूव भी नहीं किया गया, डिसमिजल नहीं किया गया, रिजाइन नहीं किया गया, तो इंटाइटल फॉर एक्स ग्रेशिया पेमेंट 1/11/97 के बाद से उनको एक्स ग्रेशिया पेमेंट के लिए इंटाइटल रहेंगे विद द रेट ऑफ 600 प्लस DR रिलीफ एंड द अमाउंट इज एडमिसिबल एट रेट ऑफ 600 प्लस 300 इज 900 रुपीज़। तो ये था एक्स ग्रेशिया पेमेंट। कम्प्लीमेंट्री पास। अब कम्प्लीमेंट्री पास क्या होता है दोस्तों। कम्प्लीमेंट्री रिटायरमेंट होने के बाद में जो एम्प्लॉई होता है उसको कम्प्लीमेंट्री पास दिया जाता है। जिस समय उसको सर्विस में था, जिस क्लास का था उसी क्लास का उसको पास दिया जाता है, उसको बोला जाता है कम्प्लीमेंट्री पास। सर्विस में रहता है तो उसको प्रिविलेज पास बोलते हैं, रिटायरमेंट होने के बाद कम्प्लीमेंट्री पास। तो द नंबर ऑफ सेट टू इशू पर ईयर डिपेंड अपॉन द क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ द एम्प्लॉई एज अंडर। जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी उसके हिसाब से उसको डिसाइड किया जाएगा। तो अगर क्वालिफाइंग सर्विस 20 ईयर और उससे अगर ज़्यादा है तो उसको गजेटेड ऑफिसर है तो 3 सेट पर ईयर दिए जाएंगे, अगर ग्रुप सी है तो 2 सेट पर ईयर दिए जाएंगे। ये होता है कम्प्लीमेंट्री पास। अब एक चीज़ समझ लेते हैं कि इसको कंपेनियन इन ल्यू ऑफ अटेंडेंट अटेंडेंट की जगह उसको कंपेनियन दिया जाता है। किस कंडीशन में। अगर फर्स्ट क्लास ए या फर्स्ट क्लास पास होल्डर है और उसकी एज 65 ईयर से ज़्यादा है और नो एनी फैमिली और कोई फैमिली मेम्बर 65 से कम एज का उस पास में इंक्लूड नहीं है, तो उस कंडीशन में उसको अटेंडेंट की जगह कंपेनियन दिया जाता है जो उसके साथ में बैठ के यात्रा कर सकता है। अटेंडेंट तो उसको सेकंड क्लास में यात्रा करनी पड़ेगी, लेकिन कंपेनियन उसके साथ में बैठ के यात्रा कर सकता है। अब समझ लेते हैं विडो पास क्या होते हैं। अब एक कॉम्प्लीमेंट्री पास मिला एम्प्लॉय को और अगर मान लो
जो पेंशनर एम्प्लॉय था वो भी एक्सपायर हो गया, तो उस कंडीशन में जो उसकी विडो रहेगी उसको जो पास मिलेगा उसके लिए समझ लेते हैं, तो उसको बोला जाएगा विडो पास। विडो पास ग्रांटेड आफ्टर डेथ ऑफ द सेम, जिस समय में उसको डेथ से पहले उसको जो मिल रहा था जिस क्लास का, सेम क्लास का एंटाइटलमेंट उसको रहेगा। द विडो दोज सर्वेंट हु वेयर इन जो 12/3/87 से पहले सर्विस में थे, एंड ऑप्ट फॉर द स्कीम हुज इंटर्ड रेलवे सर्विस, और जिन्होंने इससे आने के बाद उन्होंने विडो पास के लिए ऑप्ट किया है तो वो लोग इसके लिए एंटाइटल हैं। 50% ऑफ पोस्ट कम्प्लीमेंट्री पास, जैसा मैंने अभी दोस्तों बताया, पोस्ट कम्प्लीमेंट्री पास 3 गजेटेड ऑफिस को और 2 क्लास सी को, तो उसका 50% मतलब 1.5 जो है गजेटेड ऑफिसर को और 1 पास फॉर अपना ये जो ग्रुप सी एम्प्लॉय के लिए। तो ये मतलब 50% ऑफ पोस्ट कम्प्लीमेंट्री पास जो है उसको विडो पास के रूप में दिया जाएगा। और एक चीज़ भी दोस्तों है कि अगर मान लो कि जैसे डेथ सर्विस रेंडर्ड, अगर मान लो जो 20 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस है अगर वो पूरी नहीं कर पाता है किसी कारण से एम्प्लॉय और उसकी डेथ हो जाती है, उस समय जो उसको विडो पास मिलेगा उसको जो है एक मान लिया गया है कि 1 सेट फॉर अल्टरनेट ईयर, मतलब 2 साल में एक फुल सेट पास उसको दिया जाएगा एज ए विडो पास, अगर क्वालिफाइंग सर्विस शॉर्टफॉल होती है, कम पड़ती है 20 ईयर से। तो अब समझ लेते हैं कि विडो डेथ ऑफ मेल रेलवे एम्प्लॉय, दिस स्कीम एप्लीकेबल टू विडोवर इन केस ऑफ डेथ ऑफ मेल रेलवे एम्प्लॉय के कंडीशन में विडोवर को दिया जाएगा। अब कंपोजिट ट्रांसफर एंड पैकेजिंग ग्रांट, सीटीजी जिसको बोला जाता है, सीटीजी किसको दिया जाएगा? सीटीजी जब मान लो ट्रांसफ़र होता है एम्प्लॉय का, अब रिटायरमेंट होने के बाद में भी वो कहीं जाएगा ना, उसको कहीं दूसरी शहर में जाना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में उसको लास्ट बेसिक का 80% जो है उसको ट्रांसफ़र सीटीजी दिया जाता है, जो उसने लास्ट पेमेंट होता है विड्रॉ किया था। लेकिन ये जो दिया जाएगा बेसिक पे ट्रांसफरिंग इन्वॉल्व चेंज ऑफ स्टेशन लोकेशन डिस्टेंस आर मोर देन 20 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर, 20 किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, और इसमें बेसिक और पे इंक्लूड किया गया। एनपीए शेल नॉट बी इंक्लूड इन पार्ट ऑफ डिटरमाइन द सीटीजी, जो अलाउंसेस वगैरह जो मिलते हैं वो उसमें इंक्लूड नहीं रहेंगे। तो इन केस ऑफ ट्रांसफ़र टू स्टेशन विच आर डिस्टेंस लेस देन 20 किलोमीटर, अगर उसका डिस्टेंस है मान लो कम है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर मान लो उसी सिटी में जा रहा है वो, तो उसको 1/3 ऑफ द कंपोजिट ग्रांट दिया जाएगा, बशर्ते उसको प्रूफ देना पड़ेगा कि उसने एक्चुअल में रेसिडेंस का एड्रेस चेंज, मतलब चेंज जो है रेसिडेंस उसने चेंज किया है, उस कंडीशन में उसको 1/3 मिलेगा, यहाँ पर 80% मिलेगा। अगर लेस देन 20 है तो 1/3, मोर देन 20 है तो 80%, ये याद रखिए। इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हस्बैंड, अब इसमें एक और कंडीशन बनती है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों गवर्नमेंट जॉब में है, मतलब रेलवे में है, और दोनों का विद इन 6 मंथ उनका दोनों का ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र उनका 6 महीने के भीतर हो जाता है। बट आफ्टर 60 डेज ऑफ ट्रांसफ़र द स्पाउस, 60 दिन के बाद अगर स्पाउस का ट्रांसफ़र होता है तो उसको 50% ऑफ ट्रांसफ़र ग्रांट शेल बी अलाउड, उसको 50% दिया जाएगा। लेकिन नो ट्रांसफ़र ग्रांट शेल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफ़र स्पाउस ट्रांसफर लेटर इन केस ऑफ बोथ ऑफ द ट्रांसफ़र ऑर्डर विद इन 60 डेज। लेकिन अगर उस 60 डेज़ में अगर मान लो उसको दूसरा भी ट्रांसफ़र हो जाता है, 60 डेज से ज़्यादा हुआ तब तो 50%, अगर 60% के भीतर हो जाता है तो उसको नहीं दिया जाएगा। किसको? जो बाद में जिसका लेटर ट्रांसफ़र हुआ उनको। तो ट्रांसफ़र आफ्टर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ आर मोर, अगर मान लो एग्जिस्टिंग प्रोविजन शेल कंटिन्यू बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ ट्रांसफ़र आफ्टर 6 मंथ ऑफ पीरियड एंड मोर, 6 महीने से बाद में अगर उसका ट्रांसफ़र होता है तो उसको दोनों को दिया जाएगा ये सीटीजी। तो ये भी एक कंडीशन कभी कभी बनती है कि दोनों सर्विस में हो और उस कंडीशन में अगर ये मिलता है। नो क्लेम ऑफ कंपोजिट ग्रांट विल बी एंटरटेन अनटिल अनलेस द रिटायर्ड एम्प्लॉय वेकेट द रेलवे अकोमोडेशन अलॉटेड टू हिम, अगर रेलवे का अकोमोडेशन उसको दिया हुआ है, अगर वो खाली नहीं करता है तो उसको कंपोजिट ग्रांट का क्लेम नहीं कर सकता, इंटाइटल नहीं रहेगा वो। सीटीजी विल नॉट बी पेएबल टू रिटायर्ड एम्प्लॉय इफ ही स्टे इन रेलवे अकोमोडेशन रेगुलराइज इन द नेम ऑफ हिज फैमिली, अगर मान लो उसका कोई फैमिली मेम्बर रेलवे में है और उसकी जगह पर वो उसके साथ ही वो रेगुलर रहना चाहता है उस कंडीशन में, तो उसको सीटीजी विल नॉट बी पेएबल। लेकिन हाँ, इस कंडीशन में अगर मान लो कि
ही रिफर टू लिव अवे, अगर मान लो वो अपने फैमिली मेम्बर से दूर रहना चाहता है तो उसको जो है CTG दिया जाएगा, लेकिन उसको अपना एकोमोडेशन के लिए चेंज किया है उसका प्रूफ देना पड़ेगा, तब दिया जाए। CTG विल बी पेएबल सब्जेक्ट कंडीशन ऑफ एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ेगा उसको चेंज ऑफ रेसिडेंस के लिए। तो ये है दोस्तों CTG के बारे में। अब RELHS स्कीम 1997 में रिटायर्ड एम्प्लॉई रेगुलराइज हेल्थ स्कीम। RELHS फुल फॉर्म पूछा जाता है रेलवे अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, 97 में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों एक स्कीम है जिसके कि मान लो कि मिनिमम सर्विस 20 ईयर कंप्लीट हो गई है, अगर कंडीशन पूरी होती है 20 ईयर की, तो कंट्रीब्यूट वो अपना उसको क्या करना पड़ेगा, RELHS में ज्वाइन करने की लास्ट बेसिक पे है वो उसका उतना अमाउंट जो आता है उसको जमा करना पड़ेगा, कहाँ, रेलवे अकाउंट में। इसलिए उसका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, इसमें इंटाइटल होने के लिए, इसका कार्ड बनवाने के लिए। और अगर मान लो ये लास्ट पेमेंट, लास्ट बेसिक जो मंथ है, लास्ट मंथ का बेसिक, और एक फिक्स अमाउंट भी डिसाइड कर दिया गया है, तो उसको भी समझ लेते हैं। लेकिन क्वालिफाइंग सर्विस उसकी 20 ईयर होना चाहिए। तो ये है 1 से 5 लेवल 1 से 5 के लिए या तो 30,000 रुपये या फिर एक मंथ का सैलरी जो भी कम रहेगा। अगर मान लो उसका बेसिक कम है, उसका सैलरी से कम होता है तो वो अमाउंट, और नहीं तो फिर 30,000 रुपये। लेवल 6 है तो 54,000 रुपये, लेवल 7 to 11 है तो 78, और ये 1,20,000 लेवल 12 से ऊपर वालों के लिए। तो ये याद रखिए 30,000, 54,000 एंड 78,000। तो इसमें देखा जाए तो 24,000 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर 30 का 54 हो गया, 54 का 78 हुआ, 78 का 120 हो चुका। अब समझ लेते हैं फिक्स मेडिकल अलाउंसेस। ये किसको मिला जाता है? RELHS तो एक स्कीम था ही एक, लेकिन फिक्स मेडिकल अलाउंस कब दिया जाएगा? जब एक एम्प्लॉई पेंशनर रिटायर हो जाता है और वो 2-2.5 किलोमीटर दूर किसी रेलवे हॉस्पिटल या हेल्थ क्लिनिक से दूर रहता है, तो उस कंडीशन में वो फिक्स मेडिकल अलाउंस के लिए इंटाइटल हो जाएगा। फर्निशिंग उसको ऑप्शन लेकिन देना पड़ेगा कि मैं अपना फिक्स मेडिकल अलाउंस लेना चाहता हूँ जो कि 1,000 रुपये पर मंथ है, इन लिeu ऑफ OPD मेडिकल ट्रीटमेंट। मतलब इंस्टेड ऑफ OPD मेडिकल ट्रीटमेंट यू वांट टू टेक अमाउंट ऑफ 1,000 रुपीज़ एज अ फिक्स मेडिकल अलाउंस। तो ये उसको ऑप्शन में देना पड़ेगा। द एग्जिस्टिंग पेंशनर कैन सबमिट द ऑप्शन। जो भी पेंशनर है वो भी ऑप्शन भर के दे सकते हैं डिस्पर्सिंग अथॉरिटी को कि वो इस ऑप्शन में आना चाहते हैं, या फिर अगर मान लो वो रिटायर सबमिट, अगर मान लो फ्यूचर रिटायरी बाद में रिटायर होने वाले हैं, फैमिली जो रहेगी, अगर वो HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को देना चाहता है तो उसको दे के ये अपना फिक्स मेडिकल अलाउंस या फिर पेंशन, जो पेंशन पे ऑर्डर में जो इंडोर्स रहेगा उसके हिसाब से वो बेनिफिट ले सकते हैं, फिक्स मेडिकल अलाउंस का या फिर उसका। लेकिन ये कंडीशन क्या है? 2.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द हॉस्पिटल रहना चाहिए। दोज पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स हु आर एलिजिबल बिकम मेंबर ऑफ RELHS के जो मेंबर बनने के लिए एलिजिबल हैं और एक्चुअली उसमें इनरोल हैं, बट उन्होंने अगर मान लो ये फुलफिलिंग नहीं करते हैं कंडीशन, तो वो एक फॉर्म भर के वो दे सकते हैं कि वो क्या चीज़, मतलब क्या लेना चाहते हैं, मतलब उनके लिए ऑप्शन है। स्टार्टेड इन 1980। पेंशन अदालत ये अलग टाइप की पहल है, 1986 में स्टार्ट हुई थी। टू एक्सपीडाइट द पेमेंट ऑफ सेटलमेंट ड्यूज। सेटलमेंट ड्यूज़ को जल्दी करने के लिए, एक्सपीडाइटली करने के लिए, एंड एग्जामिन द ग्रेवेंस, उसको ग्रेवियंसेस पेंशनर की और फैमिली पेंशनर की ग्रेवियंस को एग्जामिन करने के लिए एक अदालत बनाई गई, जिसको कि 3 लेवल पे, हेडक्वार्टर, डिवीज़न और वर्कशॉप लेवल पर बनाई गई है। तो ये 3 लेवल पे काम करती है, हेडक्वार्टर लेवल पे, डिविजनल लेवल और वर्कशॉप। हेडक्वार्टर लेवल पे वंस इन ईयर मंथ ऑफ दिसंबर 15 दिसंबर को जो है पेंशन अदालत लगती है। दूसरा रहेगा ट्वाइस इन ईयर, कहाँ पर? डिविजनल और वर्कशॉप में, जो कि 15 जून और 15 दिसंबर को रहेगी। ये 3 मतलब ये इन डेट को ही पेंशन अदालत लगती है। अब नोटिफिकेशन इनके बारे में किसको जानकारी कहाँ से मिलेगी कि कहाँ है, तो इसके लिए नोटिफिकेशन निकाला जाता है। तो वो रहेगा हेडक्वार्टर लेवल, डिविजनल वर्कशॉप इन मंथ ऑफ मार्च अगस्त, हेडक्वार्टर, और इसमें मार्च और अगस्त में डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की 13 अप्रैल को जमा किया जाएगा जो एप्लीकेशन,
हाँ, जून के लिए, जून 15 को जो अदालत लगेगी उसके लिए 30 अप्रैल तक जमा कर देना होगा और 31 अक्टूबर तक जमा करना होगा दिसंबर वाली अदालत के लिए। तो ये टाइम पीरियड दिया गया, इसके पहले आप कभी भी अपना जो भी आपके ग्रीवेंसेस पेंशन को पेमेंट को लेके वो आप जमा कर सकते हैं। इस दिन उसके ऊपर मतलब जो इंक्वायरी या जो भी सॉल्यूशन निकलना है वो उस दिन निकाला जाएगा। तो ये होती है दोस्तों पेंशन अदालत। ऑल रिटायर्ड एम्प्लॉई फैमिली पेंशन कैन सबमिट देयर ग्रीवेंसेज इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, उसका फॉर्मेट दिया हुआ है, उसको 3 कॉपी में जमा करना होता है। तो डिविजनल ऑफिस या हेडक्वार्टर जहाँ संबंध है उसका, द पेमेंट केसेज वाइल द फाइनल डिस्ट्रीब्यूट द पेंशन फैमिली ऑन द डेट ऑफ अदालत, जिस डेट को अदालत होता है उस दिन उसको वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और पॉलिसी मैटर अगर कुछ है तो उसको भी प्रायोरिटी बेसिस पे उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो ये हो गया पेंशन अदालत। तो ये दोस्तों हैं अभी तक का जो कुछ जितना मेरे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे उसके हिसाब से मैंने ये एक वीडियो बनाया है। इसमें हो सकता है कुछ फिगर बाद में चेंज हो गए हों या हो रहे हों, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा अपडेट रहिए नोटिफिकेशन के हिसाब से, करंट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो ये था दोस्तों अभी तक का मेरा रिटायरमेंट बेनिफिट के पर बनाया हुआ ये वीडियो। इसमें बहुत सी चीज़ें मैंने कवर अच्छे से कोशिश की है करने की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इसी तरह अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर लें। अगर मान लो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाओ तो आपको पता चल जाए कि वो नई वीडियो आई है। तो इसी तरह दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह वीडियो देखते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। गुड बाय एंड टेक केयर। और इस लॉकडाउन पीरियड का भरपूर उपयोग उठाइए, फ़ायदा उठाइए और पढ़ाई करते रहिए ताकि आपको अपना अपना गोल अपना अचीव कर सकें। कि बाय, गुड नाइट।